गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑडियो आ रहा है बेटा? ओके। कहाँ तक हो गए? डेफिशिएंसी सिम्टम्स हो गए थे वो। देखो, मिनरल्स है, अगर मोबाइल है, मोबिलिटी है मिनरल्स की, तो ये प्लांट के वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव हो सकते। और जो मोबाइल एलिमेंट्स है, वो मोबाइल एलिमेंट्स ओल्ड टिश्यू से यंग टिश्यू के अंदर ट्रांसफर होते। तो मोबाइल एलिमेंट्स की वजह से जो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, वो डेफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी ओल्ड टिश्यू में। जो बच्चों इमोबाइल है, वो मूवेबल नहीं होते, वन पार्ट और अनदर पार्ट, और ओल्ड टिश्यू से यंग टिश्यू के अंदर वो ट्रांसफर नहीं होते। अगर ओल्ड से वो यंग टिश्यू में ट्रांसफर नहीं होते तो यंग टिश्यू के अंदर उनकी डिमांड रहेगी। तो हम बोलेंगे इमोबाइल एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी सबसे पहले देखने को मिलेगी वो किसके अंदर? यंग टिश्यू में। हमने क्लोरोसिस के बारे में बात की थी, नेक्रोसिस के बारे में बात की थी, सेल डिवीजन को इनिबिट करने वाले मिनरल्स के बारे में बात की थी, और डिले इन फ्लावरिंग के बारे में बात की थी। फिर आपको मैंने ये बताया था कि मैक्रो एंड माइक्रो जो न्यूट्रिएंट है, उनके रोल क्या है, वो आपको खुद को पढ़ने, आप लोगों को खुद को पढ़ने, लेकिन उसके अंदर एक साथ में नहीं पढ़ना है, ये भी आपको समझाया था। थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना है, 2-3 दिन के अंदर उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। उनके अंदर बच्चों दो है, वो आप लोगों ने उनके बारे में कम सुना है, तो उन दो के बारे में मैं बताता हूँ आपको। एक तो है कॉपर। कॉपर, उस कॉपर को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो क्यूप्रिक आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी जब भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं तो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं। जब हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर क्या है? कॉपर बच्चों मेनी प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। और आप लोगों ने जब ईटीएस को रन किया था तो कई ऐसे प्रोटीन आए थे जिनके अंदर कॉपर प्रेजेंट था। वो कॉपर क्या करवाता है? वन प्रोटीन टू अनदर प्रोटीन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में हेल्प करता है। क्योंकि कॉपर के ऊपर भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, आप जानते होंगे। अगर वेरिएबल वैलेंसी होती है तो उसकी हेल्प से वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल इजीली बच्चों इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। आप लोगों को एक फोटोसिंथेसिस के अंदर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन भी बताया था, याद है क्या? कौन सा था? प्लास्टोसाइनिन। क्या ब्लू कलर का था? तो उसके अंदर कॉपर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा एक था बच्चे बोरॉन। बोरॉन, उस बोरॉन को एब्जॉर्ब किया जाता है BO3 माइनस की फॉर्म में। इसके अलावा B4O7 माइनस 2 की फॉर्म में। अब बोरोनस बोरॉन के फंक्शन क्या होते हैं? एक तो आप लोगों ने बच्चे जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, प्लांट में रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसके अंदर पढ़ा होगा कि पोलन जर्मिनेशन टाइम में किसका यूज होता है? बोरॉन का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा मिनरल होता है, तो क्या देना है? बोरॉन। इसके अलावा बच्चों जब शुगर को हम ट्रांसलोकेट करते हैं फ्लोएम के अंदर, तो शुगर को ट्रांसलोकेट करवाने में भी हेल्प कौन करता है? बोरॉन। इसके अलावा सेल जब इनलोंगेट होती है तो सेल इनलोंगेशन के अंदर भी हेल्प कौन करता है? बोरॉन। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग के अंदर भी हेल्प कौन करता है? बोरॉन। ये आप लोगों को बोरॉन के कुछ रोल है वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो ठीक है। इसके अलावा जैसे नाइट्रोजन मिलेगा, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में मोस्टली एब्जॉर्ब होगा? नाइट्रेट की फॉर्म में, यानी NO3 माइनस की फॉर्म में। बच्चों नाइट्रेट की फॉर्म में मैक्सिममली एब्जॉर्ब होता है, मेनली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन नाइट्राइट और अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन के आपको बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल मिलेंगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। एंजाइम्स के अंदर आप लोगों को मिलेगा, हार्मोन के अंदर मिलेगा, बहुत सारी प्रोटीन के अंदर मिलेगा, अमाइनो एसिड्स के अंदर मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड के अंदर मिलेगा, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ये सब आप लोगों को किसके अंदर मिलेंगे? नाइट्रोजन। ऐसे ही बहुत जैसे मैग्नीशियम, उस मैग्नीशियम के भी रोल मिलेंगे आपको कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम मेनी एंजाइम्स का मेटल एक्टिवेटर है, जैसे हम बात करें रूबिस्को का, इसके अलावा पेप्केज एंजाइम का, और बच्चे हेक्सोकाइनेज एंजाइम का, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का, पायरुवेट काइनेज एंजाइम का, इन सब का मेटल एक्टिवेटर कौन है? मैग्नीशियम। इसके अलावा मैग्नीशियम क्या करता है? राइबोसोम, उस राइबोसोम की सब यूनिट को आपस में अटैच करने में भी हेल्प करता है। ये सारी बातें हमने की है पहले,
वही रिपीट होगी आप जब पढ़ोगे तो। ठीक है, अरे पढ़ लोगे, बोलो। आगे हम बात करने जा रहे हैं बच्चे टॉक्सिसिटी, और टॉक्सिसिटी किसकी वजह से हो सकती है। पहला पॉइंट ये आता है कि टॉक्सिसिटी क्या होगी और डेफिशिएंसी क्या होगी। अगर बच्चों न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, और न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से प्लांट बॉडी के अंदर अगर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, टॉक्सिसिटी। और न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन कम होने से, क्रिटिकल कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, और उसकी वजह से अगर प्लांट बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, डेफिशिएंसी। यानी डेफिशिएंसी कब बोला जाएगा, जब न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से क्या हो, कम। और बच्चों टॉक्सिसिटी कब बोला जाएगा, अगर कोई एलिमेंट हो, एलिमेंट लेस कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड है, और अगर लेस कंसंट्रेशन के अंदर रिक्वायर्ड है और उनको आपने हाई कंसंट्रेशन के अंदर दे दिया है, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिसिटी। अब आप मुझे बताइए मैक्रो और माइक्रो में से कौन टॉक्सिक होगा, माइक्रो होंगे या मैक्रो होंगे, माइक्रो। क्योंकि माइक्रो माइक्रो लेस क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। और आप ये भी जानते हो माइक्रो की जो क्वांटिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है, क्या बच्चों 10 मिली मोल पर केजी से कम। अगर 10 मिली मोल पर केजी से आप ज्यादा दोगे माइक्रो न्यूट्रिएंट को, तो वो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, वही मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। और अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर बच्चों प्लांट बॉडी में मिनरल्स की वजह से टॉक्सिसिटी कोज हो रही है, तो फिर प्लांट बॉडी का जो टिश्यू है, टिश्यू का वेट रिड्यूस होने लगता है। और वेट रिड्यूस हो रहा है अगर 10%, कितना, 10%। अगर 10% वेट रिड्यूस हो रहा है तो हम बोलेंगे क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमने आज एक प्लांट लिया और उस प्लांट का एक टिश्यू लिया, और उस टिश्यू का हमने वेट चेक किया, कोई सा भी XYZ हमने टिश्यू लिया और टिश्यू का वेट चेक किया। उसका टिश्यू का वेट जो नॉर्मल ड्राई वेट लेंगे, फेस वेट नहीं लेंगे, क्या लेंगे, ड्राई वेट। ड्राई वेट लेंगे और ड्राई वेट लेके चेक करेंगे। तो बच्चों उस ड्राई वेट को फिर हम रख देंगे, फिर उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में फिर से उसी प्लांट से क्या लेंगे, टिश्यू, और फिर से क्या लिया जाएगा, ड्राई वेट। अब में कंपैरिजन करेंगे। अगर बच्चों जब हम लास्ट का फाइनल है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, फाइनल में से इनिशियल माइनस करें, और हमें अगर 10% रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है वेट, तो क्या बोला जाएगा, टॉक्सिसिटी। और अगर वेट के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी नहीं है, हो सकती है क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। अरे क्या हो रही है, डेफिशिएंसी। तो टॉक्सिसिटी किसकी वजह से होगी, पहला पॉइंट तो ये था, तो किसकी वजह से होगी, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी, तो अगर हम 10 मिली मोल पर केजी से अमाउंट अगर ज्यादा कर देंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ड्राई वेट में प्लांट बॉडी के, तो उनकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनकी टॉक्सिसिटी की कंसंट्रेशन सेम होगी, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करती है। और बच्चों इसके अलावा मिनरल टू मिनरल भी वेरी करती है, यानी सभी मिनरल्स की टॉक्सिक कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, प्लांट टू प्लांट वेरी करती है, और बच्चे मिनरल टू मिनरल भी वेरी करती है। तो आप लोग ये मत समझ लेना कि अगर 10 मिली मोल पर केजी से अगर थोड़ा बहुत भी ज्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो बच्चों टॉक्सिक कंसंट्रेशन हो सकती है कि 10 मिली मोल पर केजी से थोड़ा सा ज्यादा होने पे भी हो जाए किसी प्लांट के अंदर टॉक्सिसिटी, और किसी प्लांट के अंदर 15 मिली मोल पर केजी से भी ज्यादा हो जाए तो भी टॉक्सिक नहीं हो। वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, उस प्लांट की बॉडी के ऊपर, कि उस प्लांट का बायोमास कितना है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लोग तो सीधा ध्यान में रखें कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अगर टॉक्सिसिटी होगी तो टॉक्सिक कंसंट्रेशन सभी के लिए सेम नहीं होती है, प्लांट टू प्लांट क्या होती है, वेरी। अब बच्चों अगर हम मैग्नीज की टॉक्सिसिटी देखें तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आता है कि मैग्नीज माइक्रो है या फिर मैक्रो है, माइक्रो। अरे माइक्रो न्यूट्रिएंट है मैग्नीज, कौन सा है, माइक्रो। आप लोगों ने याद किए नहीं कि मैक्रो और माइक्रो कर रखे ना, 9 तो क्या है, माइक्रो। बताओ कौन कौन से, ये लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम।
यस और नो? ये 9 क्या है? मैक्रो। क्या है? मैक्रो। और माइक्रो के भी ध्यान है ना आपको, याद कर रखे ना? ठीक है। उन माइक्रो के अंदर एक क्या आता है? मैग्नीज। अगर मैग्नीज, इस मैग्नीज की कंसंट्रेशन हम बच्चों हाई करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर, तो मैग्नीज की वजह से प्लांट बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलती है? टॉक्सिसिटी। और टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो प्लांट के अंदर उस टॉक्सिक इफेक्ट क्या मिलते हैं? बच्चे ब्राउन स्पॉट नजर आने लगते हैं। और ये ब्राउन स्पॉट कहां पे नजर आते हैं? जो क्लोरेटिक वेन है। कौन सी वेन? क्लोरेटिक वेन। क्लोरेटिक वेन कौन सी होती है बच्चे? जो लीफ होती है, इस लीफ के ऊपर आप देखोगे तो वेन्स नजर आती है ऐसे। ये जो वेन्स होती हैं, वेन्स के आसपास में यहाँ पे क्या बन जाते हैं? ब्राउन कलर के स्पॉट। तो क्या बोला जाता है? क्लोरेटिक वेन। क्लोरेटिक वेन के पास में अगर ब्राउन कलर के स्पॉट बन रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? मैग्नीज की क्या होगी? ये टॉक्सिसिटी। अब मैग्नीज की जब टॉक्सिसिटी होती है तो ये बच्चे अदर कंपाउंड्स है उनकी क्या कर देगा? डेफिशिएंसी। यानी अदर मिनरल्स की क्या कॉज कर देता है? डेफिशिएंसी। अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी कैसे कॉज कर देता है? ये बच्चे मैग्नीज और मैग्नीज कंपटीशन करता है, और कंपटीशन करता है 3 मिनरल्स के साथ में। और वो 3 मिनरल्स कौन कौन से? एक तो है बच्चे मैग्नीशियम, नाम सुना आप लोगों ने? एक है बच्चे आयरन, नाम सुना है? और तीसरा क्या है बच्चे? कैल्शियम। ये जो 3 मिनरल्स है, उन 3 मिनरल्स के साथ में करता है कंपटीशन। और जब कंपटीशन करता है, मैग्नीज की कंसंट्रेशन हाई होगी तब। अगर नॉर्मल रेंज में होगा तो इनके साथ में कोई कंपटीशन नहीं करेगा। जब बच्चों इनके साथ में कंपटीशन करता है तो क्या क्या करेगा? मैग्नीज की अगर कंसंट्रेशन हाई होगी तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम आयन जिन एंजाइम के साथ में बाइंड होके एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, उनको ये मैग्नीज एक्टिवेट नहीं होने देगा। यानी जहां पे मैग्नीशियम काम कर रहा था वहां पे जाके कौन अटैच हो जाएगा? मैग्नीज। तो फिर वो एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। अगर एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे तो बताओ क्या बच्चों मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। इसके अलावा जब बच्चे मैग्नीशियम एंड आयरन का अपटेक होता है, मैग्नीशियम एंड आयरन का अपटेक होता है, अपटेक को भी क्या करता है? कॉम्पिट। यानी कंपटीशन करता है किसके साथ में? मैग्नीशियम एंड आयरन के अपटेक को। अगर मैग्नीशियम एंड आयरन के अपटेक को रोक देगा ये बच्चे मैग्नीज, तो बताओ प्लांट, उस प्लांट की सेल के अंदर मैग्नीशियम एंड आयरन की क्या डेफिशिएंसी बनने लगेगी? अरे बोलो। अगर मैग्नीशियम एंड आयरन के अपटेक को अगर रोक देगा मैग्नीज, तो बताओ सेल्स, उन सेल्स के अंदर मैग्नीशियम एंड आयरन की कंसंट्रेशन हाई रहेगी या कम हो जाएगी? कम। और अगर कम हो जाएगी तो बच्चों इनकी वजह से क्या कॉज हो जाएगी? डेफिशिएंसी। साथ में जब बच्चों ट्रांसलोकेट होता है कैल्शियम, तो ट्रांसलोकेट होगा तो कहां से होगा? क्या जाइलम से होगा? अरे बोलो। और जब जाइलम से बच्चों कैल्शियम आयन से उन कैल्शियम आयंस का ट्रांसलोकेशन होता है, उस ट्रांसलोकेशन को भी इनिबिट कर देता है कौन? मैग्नीज। अगर मैग्नीज कैल्शियम आयंस का ट्रांसलोकेशन है उसको इनिबिट कर देगा, तो आप सभी जानते हो कैल्शियम की वैसे भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है न्यू प्लांट ऑर्गन के अंदर। क्यों होती है? क्योंकि न्यू टिश्यू के अंदर ओल्ड टिश्यू से कैल्शियम नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो कहां से लेना पड़ता है बच्चे? सॉइल से। और सॉइल से जब जाइलम और जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेशन, और ट्रांसलोकेशन को कॉम्पीट कर रहा है कौन? मैग्नीज। तो फिर हम बोलेंगे कैल्शियम, और कैल्शियम प्लांट के पार्ट तक नहीं पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो कैल्शियम की क्या बनने लगेगी? डेफिशिएंसी। तो फिर से बोल रहा हूं, जब भी मैग्नीज है उस मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है तो ये मैग्नीज डेफिशिएंसी क्रिएट करवा देता है किस किस की बच्चे? मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। और बोलो किस किस की? मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम। इनकी डेफिशिएंसी कोज करवा देता है। कैसे? जैसे अगर बच्चों मैग्नीशियम मैग्नीशियम अटैच हो रहा है एंजाइम के साथ में, तो एंजाइम के साथ में अटैच नहीं होने देगा। इसके अलावा मैग्नीशियम एंड आयरन के अपटेक को क्या कर देगा? कॉम्पिट, यानी उसको भी रोक देगा। इसके अलावा कैल्शियम, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन होता है जाइलम से, तो उसको भी क्या कर देता है? इनिबिट। अगर इनिबिट कर देगा तो ये जो 3 मिनरल्स हैं, 3 मिनरल्स की सेल्स के अंदर डेफिशिएंसी क्रिएट होने लगेगी। अगर प्लांट बॉडी में इन 3 मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी तो हम देखेंगे कि ये डेफिशिएंसी इन 3 मिनरल की हो रही है, तो किसकी टॉक्सिसिटी होगी? मैग्नीज की। अरे किसकी होगी? मैग्नीज की। तो जब भी मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है प्लांट में, तो फिर तुरंत चाहते हैं कि किसकी टॉक्सिसिटी हुई है? मैग्नीज की। तो फिर मैग्नीज है, उस मैग्नीज की कंसंट्रेशन प्लांट के लिए की जाती है कम।
और जब कम करते तो वापिस बच्चों जो मैग्नीशियम आयरन एंड कैल्शियम है वो प्लांट को प्रॉपर मिलेंगे, तो फिर डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, फुलफिल। हेलो, तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट से टॉक्सिसिटी होगी, मैक्रो या माइक्रो। माइक्रो, कई लोग बोलेंगे मैक्रो से क्यों नहीं होगी, मैक्रो की रिक्वायरमेंट आप जानते हो कितनी होती है, क्या मोर देन 10 मिली मोल पर केजी। और कई लोग ये बोलेंगे सर बहुत ज्यादा दे दिया, तो सॉइल के अंदर होता ही नहीं है इतनी ज्यादा मिनरल, इतने ज्यादा मिनरल होते ही नहीं है, तो जो मैक्रो होते हैं मैक्रो की तो डिमांड ही ज्यादा होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने मिल ही नहीं पाते एक्चुअल में, अगर उतने मिल ही नहीं पाते तो उनकी वजह से टॉक्सिसिटी होने के कोई चांस नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, तो बताना है कौन कौन सी, मैग्नीशियम आयरन एंड कैल्शियम। एग्जाम में ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है आपसे कि अगर मैग्नीशियम आयरन एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो कौन से मिनरल की टॉक्सिसिटी हो रही है, अरे कौन से की, मैग्नीज। क्लियर है पॉइंट, अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। क्या आता है बच्ची, मैकेनिज्म ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। आप लोगों ने क्या वाटर एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म पढ़ी है, अरे पढ़ी है ना। जब वाटर जाइलम तक पहुंचता है और अगर साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म जा रहा है तो कौन सी सेल में सबसे पहले आता है, एपिडर्मिस, याद करो। उसके बाद में कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद में एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकिल। आपको बोल रखा है सीक्वेंस याद रहनी चाहिए, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीक्वेंस से और उसको बोला जाता है लॉलीपॉप, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ही ध्यान नहीं है तो आगे की प्रोसेस क्या ध्यान में रखोगे। तो ध्यान रखना आउटर टू इनर साइड सीक्वेंस में क्या रहेगी, सबसे आउटर मोस्ट, उसके बाद में बोलो जरा, उसके इनसाइड और उसके इनसाइड, याद रहेगा। चलो मैकेनिज्म पढ़ते, मिनरल्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बच्चों एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी, लेकिन मोस्टली मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। एक्टिवली क्यों होते हैं मोस्टली, उसके पीछे रीजन आप लोगों ने पढ़ा है। मिनरल्स और मिनरल्स मोस्टली आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, और आप सभी जानते हो जब आयोनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे तो उनके लिए रिक्वायर्ड होंगे पंप, और जब भी पंप प्रोटीन के थ्रू मिनरल्स एब्जॉर्ब होंगे या फिर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, तो एक्टिव रहेगा या पैसिव रहेगा, एक्टिव। इसके अलावा सेकंड बच्चों रीजन ये है कि मोस्टली एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों होता है, प्लांट बॉडी के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन सॉइल के कंपैरिजन में रहती है हाई। अगर प्लांट बॉडी के कंपैरिजन में, प्लांट बॉडी के कंपैरिजन में सॉइल के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन लो है और प्लांट बॉडी के इनसाइड क्या है, हाई। उल्टा बोला है मैंने, ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। प्लांट बॉडी के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन होती है हाई और सॉइल के इनसाइड होती है लो। अगर सॉइल के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन लो है और प्लांट बॉडी के इनसाइड हाई है, तो जब हम मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाएंगे तो क्या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे, और जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होंगे तो एक्टिव बोलेंगे या पैसिव बोलेंगे, एक्टिव। तो बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन मेनली होने के रीजन 2 आपके सामने। एक तो पहला रीजन ये है कि जब भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है तो मोस्टली किस फॉर्म में, आयोनाइज फॉर्म में। सेकंड ये है कि प्लांट बॉडी के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई रहती है सॉइल के कंपैरिजन में। अरे ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मिनरल्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते, क्या बच्चों पैसिव फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होते, बिल्कुल पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं और एक्टिव भी। लेकिन मोस्टली एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, एक्टिवली, यानी मोस्टली कैसे होगा, एक्टिवली। अब आपसे पूछा जाए कि कैसे क्या होता है, तो उसको समझने के लिए पूरी हमें मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी, और पूरी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी तो एक सेल लेनी पड़ेगी। तो मैंने बच्चों एक सेल लिए समझने के लिए, ये सेल, अब देखो इधर ध्यान देना सारे, ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये है इसकी सेल वॉल, पूरी की पूरी क्या है बच्चे,
सेल वॉल, यानी सेल वॉल की हमने क्या दिखा रखी है, थिकनेस, और सेल मेम्ब्रेन को ओनली हमने लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ये अंदर का क्या पार्ट है, क्या साइटोप्लाज्म है, अरे बोलो, और यहां पर क्या है, क्या इंटरसेलुलर स्पेस है। अब देखो, जब भी मिनरल्स है, उन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होगा, तो मिनरल्स भी टू टाइप की पाथवे फॉलो करते हुए एब्जॉर्ब होंगे। कितनी टाइप की पाथवे, टू टाइप की। एक तो बच्चे सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू मूवमेंट करते हुए जाएंगे। अगर सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू मूवमेंट करते हुए जाएंगे तो बताओ कौन सी पाथवे फॉलो करेंगे, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। दूसरा बच्चों, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली जाएंगे साइटोप्लाज्म में। अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। क्लियर है पॉइंट। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो ये सेल है, सेल को टू पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। एक को तो बोला जाएगा इनर पार्ट और एक को क्या बोला जाएगा, आउटर पार्ट। तो ये जो इनर पार्ट है, इनर पार्ट किसको बोला जाएगा, इनर पार्ट और इनर पार्ट बोला जाता है बच्चे साइटोप्लाज्म को। और आउटर पार्ट किसको बोला जाता है, सेल वॉल को। अरे किसको बोला जाएगा, सेल वॉल को। यानी सेल वॉल है, और सेल वॉल क्या है बच्चे, आउटर पार्ट। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या। इसके अलावा हम देखेंगे तो सबसे पहले वाटर सॉरी मिनरल्स, और मिनरल्स कहाँ आएंगे, सेल वॉल में। और सेल वॉल के बाद में बच्चे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए कहाँ जाएंगे, साइटोप्लाज्म। तो ये अंदर वाला पार्ट एक्चुअल में क्या है, क्या साइटोप्लाज्म है। अरे बोलो, अगर साइटोप्लाज्म में जब मिनरल्स जाएंगे तभी क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी, और सेल मेम्ब्रेन तक जाएंगे तभी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेगी। अगर बच्चों सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर अगर मिनरल्स मूव कर रहे हैं तो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होगी, अरे बोलो, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन रन नहीं होगी। तो जब सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर मिनरल्स मूव करते हैं तो बोला जाता है कौन से फेज के अंदर मिनरल्स मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं इनिशियल फेज में। कौन से फेज के अंदर, इनिशियल फेज। जब बच्चों साइटोप्लाज्म पे जाते हैं तो साइटोप्लाज्म में जाने पे, साइटोप्लाज्म में जाने पे वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करते हैं, तो उसको बोला जाता है बच्चे मेटाबॉलिक फेज। क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक फेज। यानी जब मिनरल्स पहुंचते हैं तो टू फेजेज के अंदर, फर्स्ट तो कौन सा रहेगा, इनिशियल फेज, और सेकंड कौन सा रहेगा, मेटाबॉलिक फेज। मेटाबॉलिक फेज कब बोलेंगे, जब साइटोप्लाज्म तक मिनरल पहुंच रहे हैं, क्योंकि मिनरल्स जब लिविंग सिस्टम में पहुंचेंगे तभी क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करेंगे। अरे बोलो, तो टू फेज होंगे। एक तो क्या रहेगा बच्चे, फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज कहाँ रहेगा, क्या सेल वॉल वाला रहेगा, अरे बोलो। और सेकंड फेज है, सेकंड फेज कौन सा होगा, क्या साइटोप्लाज्म वाला। तो सेकंड फेज कौन सा होता है, साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले हम मिनरल्स है, उन मिनरल्स को सेल वॉल के अंदर और इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर मूव करवा रहे। तो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस में अगर मूव करेंगे तो कैसे करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बताओ ये कंसंट्रेशन आपको कैसी नजर आ रही है, हाई। और यहाँ पे सेल वॉल के इनसाइड क्या है बच्चे, लो। अगर बच्चों ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं तो बताओ कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पेसिव या एक्टिव है, पेसिव। अरे कौन सा है, पेसिव। जब बच्चों सेल वॉल हो, सेल वॉल के अंदर ही ये मूव कर रहा आगे, सेल वॉल के इनसाइड अगर मूवमेंट हो रही है इन मिनरल्स की तो कैसे हो रही है, क्या बच्चे सेलेक्टिव हो रही है या नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि सेल वॉल के अंदर कोई प्रोटीन कैरियर नहीं होता। हेलो, अब देखो, जब ये हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट हो रही है और इसके अंदर जब हम देखेंगे इस जो ये वॉल है, उस वॉल के अंदर भी अगर मूवमेंट होगी मिनरल्स की तो कैसे होगी बच्चे, हाई टू लो। अगर हाई टू लो होती रहेगी मूवमेंट तो बताओ ये क्या किसी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे, अरे बोलो। अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे तो मूवमेंट कैसी हो रही है, पाथवे कौन सी फॉलो कर रहा है, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। तो कौन सी पाथवे फॉलो कर रहा है, ये एपोप्लास्ट। यहां तक क्लियर है क्या, अरे बोलो। तो बताओ, जब बच्चों एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हैं मिनरल्स तो सेलेक्टिव मूवमेंट करते हैं या नॉन सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव। क्या एक्टिव मूवमेंट भी करेंगे, ओनली कौन सी मूवमेंट करेंगे, पैसिव, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस और सेल वॉल के अंदर कोई प्रोटीन कैरियर नहीं होता। अगर प्रोटीन कैरियर नहीं होता तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होने के कोई चांस नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटीन कैरियर यूटिलाइज होते। हेलो, अब बच्चों जब हम आगे बात करें तो मैं बोल रहा हूं यहां सेल वॉल के अंदर मिनरल्स आ गए। अब सेल वॉल के अंदर मिनरल्स आ गए तो अब मिनरल्स को कहां भेजना है, साइटोप्लाज्म में।
अरे कहां पे भेजना है? साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म में भेजना है तो ये मिनरल्स बच्चों मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ही जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन। अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जाएंगे तो ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब इस मेम्ब्रेन प्रोटीन के इधर मिनरल्स की कंसंट्रेशन है बच्चे हाई। अरे क्या है? हाई। तो यानी ये मिनरल्स की कंसंट्रेशन कैसी? हाई या लो? हाई। और यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म में इन मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है बच्चे? लो। अब ये मिनरल्स मूवमेंट कर रहे हैं प्रोटीन कैरियर के थ्रू। और कैसे कर रहे हैं? क्या हाई टू लो? प्रोटीन कैरियर के थ्रू अगर मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो बताओ क्या बोलेंगे? क्या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? अरे क्या बोला जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका टाइप है? क्या पैसिव का है या एक्टिव का है? पैसिव का। अरे ठीक है। इसके अलावा हमने नेक्स्ट कंडीशन में देखा कि यहां पर सेल वॉल के इनसाइड मिनरल्स है, उन मिनरल्स की कंसंट्रेशन ये। और बच्चों साइटोप्लाज्म के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन ये। बताओ साइटोप्लाज्म में मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई या सेल वॉल में? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन इस कंडीशन के अंदर क्या है? हाई। और बच्चों सेल वॉल के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है? लो। अब ये भी मिनरल्स और मिनरल्स यहां से मूव कर रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही मूव कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन कैरियर यूज में आ रहा है। और यहां पर क्या बन रहा है बच्चे? पंप। अरे क्या बन रहा है? पंप। ये पंप प्रोटीन है, आयोनाइज फॉर्म में मूव होंगे तो क्या बनेंगे बच्चे? पंप। अगर पंप प्रोटीन है, पंप प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट करवाएंगे और लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चल रहा है, तो बताओ क्या यहाँ पे एटीपी और एटीपी का ब्रेकडाउन होगा? और एटीपी ब्रेक होके किस में कन्वर्ट होंगे? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये किसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव या पैसिव? अरे क्या बोला जाएगा? एक्टिव। तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव। ये एक्टिव प्रोसेस से हो रहा है। अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि मेनली ट्रांसपोर्ट, मेनली जब एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, मेनली जब एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, तो किससे होता है? एक्टिव होता है या पैसिव होता है? एक्टिव होता है। कैसा होता है? एक्टिव। क्यों होता है? उसका रीजन भी बताया है कि रूट और रूट के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई होती है सॉइल के कंपैरिजन में। इसके अलावा मिनरल्स है, मिनरल्स आयनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होते। अगर आयनाइज फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे तो क्या पंप बनेंगे? और अगर पंप बनेंगे तो मोस्टली एब्जॉर्प्शन कैसा रहेगा? एक्टिव। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूवमेंट हो जाए। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग अगर मिनरल्स की मूवमेंट हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? पैसिव। और अगर करेक्ट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? अब बच्चों मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों ज्यादा है रिक्वायरमेंट? रूट के अंदर, रूट के अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट हाई है या लो है? हाई। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है मिनरल्स का। अगर रूट के इनसाइड एटीपी की रिक्वायरमेंट हाई है तो बताओ रूट उस रूट में रेस्पिरेशन की रेट हाई रहेगी या लो रहेगी? तो याद रखना है रेस्पिरेशन की रेट यहाँ पे क्या रहेगी? हाई। रेस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेशन रेट हाई होने का रीजन क्या है? बताओ जरा। क्यों? क्योंकि मिनरल्स और मिनरल्स का मोस्टली एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? एक्टिवली। और अगर मोस्टली एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होगा तो एटीपी यूटिलाइज होंगे। एटीपी यूटिलाइज होंगे तो एनर्जी हमें फॉर्म करनी पड़ेगी। और एनर्जी किससे फॉर्म की जाती है? क्या फूड के ऑक्सीडेशन से? अरे बोलो। अब देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि टू फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? टू फेज। एक को हम क्या बच्चों इनिशियल फेज बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं मेटाबॉलिक फेज। क्या दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? अरे बोलो। नहीं कर सकते सर। सब कुछ कर सकते हो आप, लेकिन थोड़े से अपने भेजे का यूज करने पे। इनिशियल फेज कब बोलेंगे? क्या फर्स्ट फेज को इनिशियल फेज बोलेंगे? अरे बोलो। फर्स्ट फेज को क्या बोला जाएगा? इनिशियल फेज। आप तो मुझे बताओ इनिशियल फेज के अंदर आयंस की मूवमेंट कैसे होती है? पैसिव नहीं, एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करता है या सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट। अगर एपोप्लास्ट पाथवे को फॉलो करता है यहां पर, तो बताओ किस किस के थ्रू आयंस मूवमेंट करेंगे? क्या सेल वॉल के थ्रू एंड इंटरसेलुलर स्पेस? अगर इनके थ्रू अगर मूव कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? क्या एपोप्लास्ट बोला जाएगा? और मूवमेंट कर रहे हैं तो कैसे? क्या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन? बोलो क्या बोलेंगे? क्या पैसिव बोलेंगे प्रोसेस को या एक्टिव बोलेंगे? पैसिव।
तो क्या ये पैसिव प्रोसेस चल रही है? और पैसिव के अंदर भी कौन सी होगी? क्या सिंपल डिफ्यूजन होगा? क्यों? क्योंकि कोई प्रोटीन कैरियर यूटिलाइज नहीं हो रहा। अगर सिंपल प्रोसेस चल रही है, सिंपल डिफ्यूजन चल रहा है, तो बताओ सेलेक्टिव या नॉन सेलेक्टिव? अरे कैसी रहेगी? नॉन सेलेक्टिव। अगर नॉन सेलेक्टिव है और पैसिव है तो क्या एटीपी यूटिलाइज होंगे? कोई एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा। अरे क्लियर? मेटाबॉलिक फेज की बात करते हैं। मेटाबॉलिक फेज का मतलब क्या है? अगर मिनरल्स को मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज करेंगे तब, और लिविंग सिस्टम होगा तभी क्या हम मिनरल्स को मेटाबॉलिज्म में यूज में ले सकते हैं। और लिविंग सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? क्या सेल मेम्ब्रेन से? और अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को मिनरल्स से क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्या प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट हो रही है? और सेल मेम्ब्रेन को अगर मूव करवाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर क्रॉस करवाएंगे, तो कौन सी पाथवे फॉलो करेगा? अरे कौन सी करेगा? सिम्प्लास्ट। और ये क्या कर रहा है? क्या क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को? तो क्रॉस कर रहा है किसको बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके अलावा ये बताइए, सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो कर रहे हैं जब मिनरल्स मेटाबॉलिक फेज के अंदर, तो एक्टिव होगा या पैसिव होगा? पैसिव भी होगा एंड क्या रहेगा बच्चे? एक्टिव भी। क्या दोनों होंगे? देखो इधर, क्या ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या एक्टिव से हो रहे हैं? तो एक्टिव और पैसिव क्या दोनों है? अरे बोलो। इसके अलावा क्या दोनों के अंदर प्रोटीन कैरियर यूज में आ रहा है? तो सिलेक्टिव या नॉन सिलेक्टिव? सिलेक्टिव। जब बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, तो बताओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या एटीपी यूटिलाइज होंगे? लेकिन मोस्टली कैसे होता है? एक्टिव से। और जब मोस्टली एक्टिव से होता है तो क्या एटीपी यूटिलाइज होते हैं? इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी मिनरल्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट रूट के इनसाइड क्या होती है? हाई। और एटीपी की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या रहेगा? हाई। हेलो। जब बच्चों सिंपल डिफ्यूजन से इनिशियल एपोप्लास्ट मूवमेंट होती है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकती है और मास और बल्क फ्लो से भी हो सकती है। यानी मास और बल्क के अंदर भी ये मूवमेंट कर सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। लेकिन बल्क और मास में कर रहे हैं तो बहुत सारे मूवमेंट करेंगे एक साथ में। और बच्चे सिंपल डिफ्यूजन से करेंगे तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स, बहुत कम मॉलिक्यूल्स वन पार्ट टू अनदर पार्ट मूव करेंगे। अरे ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या आपको? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आता है कि हमने एब्जॉर्प्शन तो देख लिया। एब्जॉर्प्शन तो टू टाइप का रहता है इसमें। एक तो कैसे होता है? पैसिव। और दूसरा कौन सा होता है? एक्टिव। लेकिन मोस्टली कैसा रहेगा? एक्टिव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनरल एब्जॉर्ब बाय, मिनरल एब्जॉर्ब बाय, फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा पैसिव और बच्चों सेकंड दिया जाएगा एक्टिव। अब इन दोनों में से एक चूज करना है तो क्या करेंगे? एक्टिव। और बच्चे फोर्थ ऑप्शन अगर आए वन एंड टू बोथ, तो क्या टिक करना है? वन एंड टू बोथ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स, ट्रांसलोकेशन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो आप मिनरल एब्जॉर्प्शन वाला आपको अभी पढ़ाया है, ये एनसीईआरटी के अंदर मिनरल वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूँ, ये भी आपको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में मिलेगा एनसीईआरटी में। लेकिन जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो मॉड्यूल में अलग अलग जगह मिलेंगे। जो मिनरल से रिलेटेड है उसको मिनरल वाले चैप्टर में ऐड किया गया, और जो बच्चों नॉर्मल वाटर और फूड से रिलेटेड था उसको कहाँ ट्रांसफर किया गया है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। ठीक है ना? ट्रांसलोकेशन ऑफ
मिनरल्स, उसके बारे में समझते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं पहले। इधर ध्यान देंगे बच्चों, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़ रहे हैं हम। और जब मिनरल्स और मिनरल्स का ट्रांसलोकेशन होता है तो होता है सोर्स टू सिंक। यानी मिनरल्स भी जब मूव करेंगे तो कैसे करेंगे? सोर्स टू सिंक। सोर्स टू सिंक, सोर्स क्या रहेगा? जहां पे मिनरल्स की कंसंट्रेशन रहेगी ज्यादा, और जहां पर बच्चों मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या बोला जाएगा? सिंक। ये तो पॉइंट क्लियर है आपको। अब देखो, जब सोर्स टू सिंक मूवमेंट होती है तो बच्चे सोर्स टू सिंक होगी तो ये कहां से होगी? इनकी जो पाथवे है वो एक ही है, और वो क्या है? जाइलम। यानी मिनरल्स जब ट्रांसलोकेट होते हैं तो किससे होते हैं? जाइलम से। अब सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन करना है। अगर एब्जॉर्प्शन करना है तो क्या रूट हेयर के थ्रू हम मिनरल्स को लेंगे, और लेने के बाद में इन मिनरल्स को बच्चे एब्जॉर्ब करेंगे। तो या तो कैसे करेंगे? पैसिवली, या फिर कैसे करेंगे? एक्टिवली।
और आप सभी जानते हो मोस्टली एब्जॉर्ब कैसे किया जाएगा, एक्टिवली। जब मोस्टली बच्चों एक्टिव है, उस एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब किया जाएगा, मोस्टली एक्टिव प्रोसेस से एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो हम बोलेंगे ये जब एक्टिव प्रोसेस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से डायरेक्टली अगर एब्जॉर्ब हो रहे तो कौन सी पाथवे को फॉलो करे बच्चों, सिम्प्लास्ट या एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट। और अगर सेल वॉल है, सेल वॉल के थ्रू मूवमेंट करते हुए मिनरल्स आगे की तरफ बढ़ रहे तो बताओ कौन सी पाथवे को फॉलो करें, एपोप्लास्ट। कौन सी पाथवे को फॉलो करें हैं, एपोप्लास्ट। ये तो पॉइंट क्लियर है बच्चों आपको? अरे बोलो। जब हम बात करें कि एक्टिव भी हो रहा है और पेसिव भी हो रहा है, और जब एक्टिवली पेसिव प्रोसेस से अगर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में जा रहा है तो आप क्या बोलोगे उसको, क्या बच्चे सिम्प्लास्ट पाथवे? अरे क्या बोला जाएगा, सिम्प्लास्ट। अब सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए मिनरल्स कहां जाएंगे, रूट के जाइलम तक। अब जब रूट जाइलम में जाएंगे तो उसके बाद में मूवमेंट कहां से कहां होगी, सोर्स टू सिंक। बात आती है कि मिनरल्स और मिनरल्स के सिंक क्या क्या होंगे, यानी मिनरल्स के लिए प्लांट के कौन कौन से पार्ट है जो सिंक करेंगे बच्चों। जो प्लांट के ग्रोविंग रीजन है, यानी जहां पे प्लांट उस प्लांट के अंदर ग्रोथ चल रही है, वहां पर बच्चों मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, हाई। क्योंकि न्यू सेल्स बनानी है, और न्यू सेल्स बनानी है तो सेल डिवीजन वहां पे चलता रहता है ग्रोविंग रीजन के ऊपर, और ग्रोविंग रीजन के ऊपर सेल डिवीजन चलता रहता है, तो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी या लो रहेगी, हाई। तो जितने भी प्लांट के ग्रोविंग रीजन है, उन ग्रोविंग रीजन के अंदर क्या चलेगा बच्चे, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी। अगर मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी तो वो पार्ट क्या होंगे, सिंक या सोर्स, सिंक। जैसे फ्लावर डेवलप हो रहा है तो फ्लावर को डेवलप करने के लिए क्या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको क्या बोले, सोर्स या सिंक, सिंक। इसके अलावा न्यू लीफ डेवलप कर रहे हैं तो बताओ सोर्स या सिंक, सिंक। अगर बच्चों न्यू फ्रूट फ्रूट डेवलप करें तो सोर्स या सिंक, सिंक। अगर हम बात करें एपिकल मेरिस्टेम की, तो एपिकल मेरिस्टेम पे क्या होता है, क्या वहां पे कंटिन्यूस सेल डिवीजन चलता रहता है, तो वो सोर्स होगा या सिंक होगा, सिंक। इसके अलावा बच्चों प्लांट, उस प्लांट के स्टेम में लेटरल पार्ट के ऊपर मेरिस्टेम प्रेजेंट रहता है, और लेटरल पार्ट पे जो मेरिस्टेम होता है वो डिवीजन करके प्लांट, उस प्लांट की मोटाई को बढ़ाता है। अगर लेटरल मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर भी डिवीजन की कैपेसिटी है, तो वहां पे भी मिनरल की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी या लो, हाई। तो उसको भी सिंक बोले या सोर्स बोले, सिंक। तो बताओ लेटरल मेरिस्टेम क्या रहेगा, क्या सिंक होगा? अरे बोलो। फ्लावर क्या होगा, सिंक। बच्चों एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा, सिंक। और जो लीफ है, अगर न्यू लीफ डेवलप हो रही है तो ये भी क्या रहेगी, सिंक। अरे क्लियर? और रूट, उस रूट के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन है हाई। अगर रूट के इनसाइड यहाँ पे मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई है तो ये बोलो सोर्स होगा या सिंक होगा, सोर्स। ठीक है जी। अब जब बच्चों ट्रांसपीरेशन होता है तो ट्रांसपीरेशन होगा तो क्या ट्रांसपीरेशन पूलिंग क्रिएट होगी, और जब ट्रांसपीरेशन पूलिंग क्रिएट होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स की क्या अपवर्ड मूवमेंट होगी, और जब अपवर्ड मूवमेंट होगी तो मिनरल्स और मिनरल्स भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में अपवर्ड मूवमेंट करते हुए कहां से कहां चले जाते हैं, रूट से सूट पार्ट में। अरे ठीक है। अब मिनरल्स और मिनरल्स को आपने रूट से सूट पार्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बच्चे अब इन मिनरल्स को सेल के अंदर लोड करना है। सेल के अंदर क्या करना है, लोड। यानी जब यहां से मिनरल्स की लोडिंग करें तो लोडिंग कैसी हो रही है, मोस्टली लोडिंग कैसी हो रही है, एक्टिव है। और मोस्टली कैसी है, एक्टिव। बच्चों साथ में क्या पेसिव भी है, साथ में क्या है, पेसिव। तो मिनरल्स और मिनरल्स की जब लोडिंग की जाती है जाइलम में तो कैसी रहेगी, एक्टिव भी रहेगी और कैसी रहेगी, पेसिव। लेकिन मोस्टली कैसी रहेगी, एक्टिव। अरे क्लियर? अब अनलोडिंग करेंगे तो अनलोडिंग कैसे होगी वो समझना है। ये बच्चों लीफ और स्लीव के मार्जिन, और लीफ के मार्जिन के ऊपर सेल्स प्रेजेंट रहती। अब लीफ के मार्जिन पे जो सेल्स है वो सेल्स ही लीफ और स्लीव को ग्रोथ करवाने में हेल्प करती। अगर लीफ को ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है तो यहाँ पे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हाई रहेगी या लो रहेगी, हाई। हम बोल रहे हैं कि यहाँ से जाइलम आ रहा है, और ये क्या है बच्चे, लीफ का जाइलम। क्या बच्चे, लीफ का जाइलम। ये लीफ जाइलम है, और इस जाइलम और जाइलम के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, यानी मिनरल्स प्रेजेंट है। यहां पर मिनरल्स प्रेजेंट है, और बच्चों इस सेल के अंदर भी मिनरल्स प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे मिनरल्स की कंसंट्रेशन, जो मिनरल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जो मिनरल इस सेल के अंदर रिक्वायर्ड है, उस मिनरल की कंसंट्रेशन जाइलम के अंदर है हाई, और बच्चों इस सेल के अंदर है लो। अगर जो मिनरल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अब सारे तो रिक्वायर्ड होंगे नहीं, जो मिनरल रिक्वायर्ड होगा उसी को लिया जाएगा। जो मिनरल यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, तो ये मिनरल की मूवमेंट कैसे हो रही है, एक्टिव या पैसिव, पैसिव। यानी ये कैसे जा रहा है,
क्या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहा है? अरे बोलो। तो ये अपटेक हो रहा है, ये अपटेक कैसे हो रहा है? पैसिव हो रहा है या फिर बच्चों एक्टिव हो रहा है? पैसिव। तो ये अपटेक कैसे हुआ? पैसिव। उसके बाद में मैंने बोला कुछ मिनरल है यहाँ पे, उन मिनरल की कंसंट्रेशन यहाँ पे XYZ है, लेकिन इस सेल के अंदर उस मिनरल की कंसंट्रेशन है बच्चे हाई। यानी सेल को जो मिनरल चाहिए वो पहले से ही ज्यादा है, लेकिन उसको और रिक्वायरमेंट है। अगर और रिक्वायरमेंट है तो जाइलम से क्या और खींचेगा? अरे बोलो। और जब लेगा तो यहां से कैसे लेगा? क्या लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन लेगा? और जब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन अगर अपटेक कर रहा है तो बताओ एक्टिव बोलेंगे या पैसिव बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? एक्टिव। तो जब बच्चों मिनरल्स और मिनरल्स की अनलोडिंग होती है और अपटेक होता है तो क्या पैसिव भी होगा और क्या एक्टिव भी होगा? अरे बोलो। चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। ये आपके सामने मैंने लिया है बच्चों जाइलम। क्या लिया है? जाइलम। अब इस जाइलम के अंदर मिनरल्स है, उन मिनरल्स को ले रहे, दो मिनरल ले रहे और दोनों को हम समझने जा रहे हैं। एक तो ले रहे हैं बच्चे पोटेशियम और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? कैल्शियम। एक तो क्या ले रहे हैं? पोटेशियम और दूसरा क्या ले रहे हैं? कैल्शियम। अब देखो मिनरल्स की कंसंट्रेशन और मिनरल्स की कंसंट्रेशन में बोल रहा हूं पोटेशियम है, इस पोटेशियम की कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर प्रॉपर अगर देखेंगे तो इस सेल के अंदर कंसंट्रेशन पोटेशियम की है लो। अरे कैसी है? लो। और यहां पर बच्चों कंसंट्रेशन है वो कैसी है? हाई। तो बताओ मूवमेंट कैसी हो रही है? कैसी होगी? यहां से यहां तक अगर अपटेक होगा तो अरे पैसिव होगा या फिर एक्टिव होगा? पैसिव। तो ये अपटेक कैसा हुआ है? पैसिव। क्लियर है? अब कैल्शियम और कैल्शियम की इसी सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की इसी सेल के अंदर, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम क्या है बच्चे? हाई कंसंट्रेशन के अंदर है। कैल्शियम हाई कंसंट्रेशन में और यहाँ पे कैल्शियम क्या है? लो कंसंट्रेशन में। अब बताओ ये जो मूवमेंट करेगा वो कैसे करेगा? अपटेक करेगी ये सेल तो कैसे करेगा? एक्टिव करेगा या पैसिव करेगा? एक्टिव। अब डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन के ऊपर? क्या मिनरल्स की कंसंट्रेशन के ऊपर? अगर सेल के इनसाइड मिनरल्स की कंसंट्रेशन हाई है ऑलरेडी और मिनरल्स और रिक्वायर्ड है, तो जब फ्लोएम जो जाइलम और जाइलम से हम लेंगे मिनरल्स को तो कैसी मूवमेंट होगी? एक्टिव या पैसिव? अरे पहले से ही सेल के अंदर मिनरल्स की कंसंट्रेशन क्या है? हाई। और ऑलरेडी रिक्वायर्ड हमें मिनरल्स और ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो क्या हम जाइलम से लेंगे तो क्या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाएंगे? कैसी होगी? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। लेकिन जब हम बोलें कि सेल और सेल के इनसाइड कंसंट्रेशन मिनरल की लो है और जाइलम के अंदर हाई है, अब अगर अपटेक करवा रहे तो कैसा होगा? पैसिव या एक्टिव? पैसिव। क्यों? ठीक है, तो ध्यान रखना है जब अनलोडिंग होती है तो अनलोडिंग कैसी होगी बताओ? अरे बोलो। अरे अनलोडिंग कैसी होगी? क्या पैसिव भी होगी और दूसरी कौन सी होगी? एक्टिव भी। दोनों हो सकती है। ठीक है ना? तो याद रखना है। इसके अलावा जब हम अगर बात करें तो जब हम जाइलम से मूवमेंट करवाते हैं तो वाटर के साथ में मिनरल्स की मूवमेंट करवाते हैं। यस और नो? और हम बोलते हैं कि मिनरल्स और मिनरल्स होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक हो गए इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। तो दिमाग में अपने एक फिक्स बिठा लेते हैं कि जब भी जाइलम से मूवमेंट होगी तो मूवमेंट होगी वाटर एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जाइलम और जाइलम से वाटर के साथ में बच्चे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, क्या मूव करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। बच्चे जब नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है तो या तो नाइट्रेट की फॉर्म में या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में या फिर अमोनियम सॉल्ट की फॉर्म में किया जाता है। और अगर नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रूट्स के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं अमोनिया की फॉर्म में। अगर अमोनिया जाइलम के इनसाइड कंटिन्यूस फिक्स करते रहेंगे तो जाइलम के इनसाइड अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होने लगेगी? हाई। और अमोनिया होता है टॉक्सिक। अगर अमोनिया टॉक्सिक होता है तो फिर बच्चों सेल्स और सेल्स के डेथ होने के चांसेस रहेंगे। तो फिर प्लांट बॉडी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है और इस अमोनिया के अंदर जो प्रेजेंट है उस नाइट्रोजन को यूज में लेके बच्चे अमाइनो एसिड का सिंथेसिस कर देती है। क्या बना देती है? अमाइनो एसिड। या तो अमाइनो एसिड्स बना देती है या फिर उसको एमाइड में कन्वर्ट कर देती है। किसमें? एमाइड में। अब अमाइनो एसिड और एमाइड के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया
जो नाइट्रोजन किसके अंदर था बच्चे? अमोनिया के अंदर और अमोनियम सोल्ट में था। अगर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया और अमाइनो एसिड जाइलम के अंदर ट्रांसलोकेट हो रहा है, तो बताओ क्या नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है? अरे बोलो। अगर एमाइड अगर ट्रांसलोकेट हो रहा है तो एमाइड के अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या उसको भी नाइट्रोजन कंटेनिंग हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे? तो जो जाइलम और जाइलम के अंदर ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड वही ट्रांसलोकेट नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ट्रांसलोकेट होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसलोकेट होंगे तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड और एमाइड्स। जब बच्चों अमाइनो एसिड्स की बात करें तो क्या अमाइनो एसिड्स ओनली नाइट्रोजन रखते? नहीं, कुछ अमाइनो एसिड क्या फॉस्फोरस भी रखते, फॉस्फोरस कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते। कुछ अमाइनो एसिड होते हैं जो सल्फर रखते, तो क्या उनको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड बोलेंगे? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नाइट्रोजन ओनली इनऑर्गेनिक फॉर्म में ही जाइलम के अंदर ट्रांसलोकेट होता है? नहीं। क्या ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होता है? यस। और ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा तो कौन कौन से जो एलिमेंट है वो ट्रांसलोकेट होते? तो 3 एलिमेंट्स है, उनका ध्यान रखना। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अरे कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये बच्चों ऑर्गेनिक फॉर्म में भी ट्रांसलोकेट होते। क्यों? क्योंकि उनको फिक्स करते हैं किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स में। क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को जब एब्जॉर्ब किया जाता है तो टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्म में आ जाता है, तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? अमाइनो एसिड्स में। अरे ठीक है, तो याद रखना है ओनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही जाइलम से ट्रांसलोकेट नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट ट्रांसलोकेट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। याद रहेगा। अगला पॉइंट आता है सॉइल रिजर्वर। सॉइल एज ए रिजर्वर। सॉइल किस किस का रिजर्वर है? ये क्या आप बता सकते हो? बहुत सारी चीजों का रिजर्वर मिलेगा। ऊपर देखो सारे कौन कौन से। जब भी बच्चों हेवी रेनफॉल होता है तो हिल स्टेशन होते हैं, उन हिल स्टेशन से वाटरफॉल होते हुए कहां आता है? सॉइल पे। और जब हिल स्टेशन से आता है तो वहां पे क्या रहते हैं? बड़े बड़े चट्टाने। उन चट्टानों में क्या रहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के साथ में डिजोल्व होके कहां चले जाते हैं? सॉइल में। और वो सॉइल उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रखती है, और वही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फिर क्या प्लांट बॉडी को देती है? तो हम बोलेंगे मिनरल्स, और मिनरल्स को रिजर्व करके रखती है प्लांट्स के लिए कौन? सॉइल। इसके अलावा सॉइल है, वो सॉइल बच्चे प्लांट्स, उन प्लांट्स के लिए क्या वाटर को भी रिजर्व करके रखती है? अरे बोलो। और अगर देखा जाए तो क्या प्लांट उस प्लांट को बच्चे अगर स्ट्रेट खड़ा रहना है तो मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए क्या सॉइल है, वो सॉइल रूट के साथ में बाइंडिंग एजेंट का काम करती है? तो सॉइल एज ए बाइंडर रहती है रूट्स के साथ में, उनको बाइंड कर लेती है रूट को, तो फिर ये प्लांट है, प्लांट क्या स्ट्रेट खड़ा रहेगा? इसके अलावा अगर और देखा जाए तो मेनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी सॉइल रखती। वो बैक्टीरिया, और देखे जाए तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को भी कौन रखता है? सॉइल। हेलो। तो ये कुछ पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखने। इसके बाद में सम स्पेशल पॉइंट्स, या फिर बोला जाए सम पॉइंट। सम एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर हम देखेंगे तो कौन कौन से, उनके बारे में सुनिए। सम एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर बच्चों आप लोगों को मिलेगा सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट कौन से होंगे? जो प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन करे, जो प्रोटोप्लाज्म को बनाए। और प्रोटोप्लाज्म को कौन बनाता बताओ जरा? क्या प्रोटीन? अरे कौन बनाता है? प्रोटीन। बताओ प्रोटीन के अंदर क्या क्या मिलेगा? क्या कार्बन मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा? क्या ऑक्सीजन मिलेगा? क्या नाइट्रोजन मिलेगा? क्या फॉस्फोरस मिलेगा? क्या सल्फर भी मिलेगा? तो ये क्या होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। ठीक है जी। फ्रेमवर्क एलिमेंट। फ्रेमवर्क एलिमेंट किनको बोला जाएगा? जो बच्चों बेसिक रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। क्या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? क्योंकि इन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। लिपिड के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। प्रोटीन के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। न्यूक्लिक एसिड के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या इनको फ्रेमवर्क एलिमेंट बोला जाए? क्रिटिकल एलिमेंट। जो बच्चों प्लांट, उस प्लांट को ग्रोथ के लिए मोर अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं एलिमेंट, उनको क्या बोला जाता है? क्रिटिकल एलिमेंट। और ये क्रिटिकल एलिमेंट कौन से होंगे? एनपीके। कौन से होंगे? एनपीके। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। याद रखना है क्रिटिकल एलिमेंट। ठीक है जी। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि 98% लिविंग जो मास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मास है वो 6 एलिमेंट रखता है। कितने एलिमेंट रखता है? 6। और वो 6 कौन कौन से रखता है?
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तो आप सभी जानते ही हो कौन कौन सा है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितने हो गए? 4। फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, ठीक है जी। सल्फर नहीं होता है, क्या होता है? फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसके अलावा सम बेनिफिशियल एलिमेंट भी होते हैं, यानी बेनिफिशियल होते हैं जो क्या इसेंशियल तो नहीं होते, लेकिन प्लांट के लिए क्या होते हैं? हेल्पफुल। उनके अंदर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बच्चे सोडियम, एक होता है सिलिकॉन, एक होता है सेलिनियम, और एक होता है बच्चे कोबाल्ट। कौन सा होता है? कोबाल्ट। ये कौन से होते हैं बच्चे? बेनिफिशियल एलिमेंट। इनको क्या बोला जाता है? बेनिफिशियल। इसके अलावा हमने पढ़ा है माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स के आप लोगों को याद है? अरे याद है? उनके अंदर बच्चों आप लोगों ने एक आयरन पढ़ा होगा। आयरन और आयरन माइक्रो के अंदर मैक्सिमम रिक्वायर्ड होता है, यानी प्लांट बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड होगा माइक्रो के अंदर, वो कौन सा होगा? आयरन। और जो सबसे कम रिक्वायर्ड होगा माइक्रो के अंदर वो होगा मोलिब्डेनम। कौन सा होगा? मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जैसे बच्चों आप लोगों को बताया था नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का मेटल एक्टिवेटर क्या होता है? मोलिब्डेनम। ठीक है जी। तो ये आपको सम एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी बता दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन वाले बच्चे, बस समझ में तो आ रहा है? ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है बच्चों? प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन। यानी सबसे ज्यादा अगर रिक्वायरमेंट रहेगी प्लांट बॉडी नहीं, मैं तो बोलूंगा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी वो किसकी रहेगी? नाइट्रोजन की। बच्चों प्लांट के लिए नाइट्रोजन शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है, यानी नाइट्रोजन होते हुए भी, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होते हुए भी प्लांट के लिए क्या है? मेजर प्रॉब्लम। डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूज में नहीं ले सकता। अगर नहीं ले सकता तो फिर वो डिफरेंट दूसरी फॉर्म में यूज में लेता है। अगर दूसरी फॉर्म में यूज में लेता है तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी क्या होती है? कम। सोइल के इनसाइड नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी कम होती है तो प्लांट के लिए बच्चों नाइट्रोजन क्या होगी? मेजर प्रॉब्लम। कई स्टूडेंट बोलते हैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता है? एटमॉस्फेयर के अंदर मैक्सिमम जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है, फिर भी प्लांट के लिए मेजर प्रॉब्लम नाइट्रोजन क्यों है? डायरेक्टली यूज में ले ले। आप लोग सभी जानते हो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो N2 की फॉर्म में है, और अगर N2 की फॉर्म में है तो क्या N और N के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड है? और बोलो। और जो ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। प्लांट बॉडी अगर नाइट्रोजन को ले भी लेगी एटमॉस्फेयर को तो फिर ये डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं प्लांट से। अगर बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होते हैं तो नाइट्रोजन को यूज में नहीं ले पाएगी। तो फिर क्या करते हैं? जो बच्चे ये जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है, और कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? या तो अमोनिया में, या फिर बच्चे नाइट्रेट में, या फिर किसके अंदर? नाइट्राइट में, या फिर अमोनियम सॉल्ट में। हेलो। इनके अंदर अगर कन्वर्ट करेंगे तो फिर प्लांट और प्लांट बच्चों इसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है तो मोस्टली किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रेट की फॉर्म में। यानी आयनाइज फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, और किसकी फॉर्म में करेगा? नाइट्रेट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? नाइट्रेट की फॉर्म।
NO3 माइनस को बोला जाता है नाइट्रेट, NO2 माइनस को बोला जाता है नाइट्राइट। अरे ठीक है। अब अगर बच्चों नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर इस नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कैसे फुलफिल किया जाता है? बच्चों इकोसिस्टम के अंदर एक साइकिल चलती रहती है नाइट्रोजन की, उसी की वजह से नाइट्रोजन प्लांट के लिए फुलफिल हो पाता है। और जो इकोसिस्टम में नाइट्रोजन की एक साइकिल चलती है उसको बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये नाइट्रोजन सॉइल तक जाती है और कैसे प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं। बच्चे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्या इसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोला जाए? क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट बॉडी तक पहुंचाना है, तो कुछ बच्चों प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस है वो है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर करते क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अरे कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? अमोनिया में। अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करें तो बताओ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं? अरे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। ध्यान रखना है, क्या कर रहे हैं? रिडक्शन। और जब ये बच्चों नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो ये बायोलॉजिकली भी होता है और एबायोलॉजिकली भी। बायोलॉजिकली भी होता है और क्या होता है? एबायोलॉजिकली। आप बोलोगे ये बायोलॉजिकल क्या होता है, एबायोलॉजिकल क्या होता है? इसके बारे में भी समझो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से अगर आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करो तो बोला जाएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प के ही आप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या बोला जाएगा? एबायोलॉजिकल। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? अगला पॉइंट बच्चों, सेकंड स्टेप आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी नाइट्रिफिकेशन। कौन सी? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या करते? जो अमोनिया बना, इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है आगे, और इस अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है या तो बच्चे नाइट्राइट में या फिर किसके अंदर? नाइट्रेट में। बताओ अगर अब अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे प्रोसेस को? क्या नाइट्रिफिकेशन? अरे बोलो। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर अमोनिया में कन्वर्ट करें तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन? दोनों प्रोसेस सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। नाइट्रिफिकेशन के अंदर अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में। अरे ठीक। जब बच्चों नाइट्रिफिकेशन करवाया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? अरे बोलो, ऑक्सीडेशन। और ये जो नाइट्रिफिकेशन होता है, ये नाइट्रिफिकेशन होता है बच्चे ओनली बायोलॉजिकली। अरे कैसे होगा? बायोलॉजिकली। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से ही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चे अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या होता है? क्या अमोनिया का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या अमोनिफिकेशन बोलेंगे? अरे बोलो, अमोनिफिकेशन हो। अमोनिफिकेशन कैसे किया जाता है? आप सभी जानते हो जितने भी इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म आए उनकी एक दिन डेथ होनी है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। सभी की जब डेथ होती है तो वो कहां पे जाती है? उनकी बॉडी क्या सॉइल पे जाती है। और सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उन बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। यानी डिकेइंग मैटर के अंदर प्रेजेंट जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को अगर अमोनिया में कन्वर्ट करेगा तो क्या बोला जाएगा? अमोनिफिकेशन। यानी प्रोटीन, उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट जो बच्चों नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया में। तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? अमोनिफिकेशन। यहां पर होता है बच्चे हाइड्रोलाइसिस। क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। और ये भी कैसे होता है? बायोलॉजिकली। अरे कैसे होगा? बायोलॉजिकली। लास्ट फाइनल बच्चों आती है एक प्रोसेस जिसका नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है? डीनाइट्रिफिकेशन। बताओ क्या नाइट्रिफिकेशन की अपोजिट है? नाम से पता चल रहा है। अगर नाइट्रिफिकेशन से जस्ट अपोजिट प्रोसेस चलाएंगे तो क्या बोला जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। यानी जो नाइट्रेट बनाए, उस नाइट्रेट को अगर कन्वर्ट कर दिया वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, नाइट्रेट को वापस अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया तो क्या बोला जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। बताओ डीनाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या हुआ? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? अरे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हुआ। और ये भी कैसे होगा बच्चे? बायोलॉजिकली भी होगा और
एबायोलॉजिकली भी। ठीक है जी, ये सभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आप लोगों को बस ओनली रफ आइडिया दिया है, क्योंकि हमें क्या समझना आगे, नाइट्रोजन साइकिल। अब बच्चों इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हमें फिक्स करना है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करना है, फिक्स। और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं कि क्या करेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इधर देखो, अगर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो क्या करेंगे, अरे क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। अब बच्चों एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, और एबायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है टू टाइप से। एक तो होता है इलेक्ट्रिकल, एक तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल, उसको नेचुरल बोला जाता है। और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल, यानी इंडस्ट्रीज की हेल्प से नाइट्रोजन को फिक्स करते। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रियल के बारे में। तो इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, उस इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते, आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रीज के अंदर यूरिया बनाया जाता है, उस यूरिया के अंदर क्या फिक्स किया जाता है, नाइट्रोजन को। और फिर उसी यूरिया को क्या एज ए पेस्टिसाइड बच्चों फार्मर्स यूज में लेते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अमोनिया, यानी यूरिया के अंदर क्या फिक्स कर रहे हैं, अमोनिया। यानी हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इंडस्ट्रीज की हेल्प से किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में। हेलो। दूसरा होता है बच्चे इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इस इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नेचुरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नेचुरली कन्वर्ट हो जाती है बच्चे नाइट्रेट में। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रेट में। ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है बच्चे, नाइट्रेट में। अब बच्चों ये जो अमोनिया है और ये नाइट्रेट है, ये कहाँ आ गए हैं, सॉइल में। कहाँ पहुंच जाते हैं, सॉइल में। ये तो पूरी बात कहाँ चल रही थी, एटमॉस्फेयर। अब कहाँ चल रही है, सॉइल में। सॉइल के अंदर अगर अमोनिया जाएगा तो इस अमोनिया को आगे कन्वर्ट किया जाता है बच्चे नाइट्राइट में। किसके अंदर, नाइट्राइट में। और जब नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, नाइट्रिफिकेशन। बच्चों फिर नाइट्राइट, उस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, नाइट्रेट में। तो ये पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस कहाँ चल रही है, क्या सॉइल में चल रही है। और ये पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, क्या नाइट्रिफिकेशन। अरे बोलो। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते जो सोइल में हमने नाइट्रेट, उस नाइट्रेट को फिक्स किया है, इस नाइट्रेट को रिवर्सिबली किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अगर बच्चों इस नाइट्रेट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करें तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। अरे समझ में तो आ रहा है क्या आपको। तो डीनाइट्रिफिकेशन से वापस क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दी, सारी नहीं बनी है कुछ। अब जब हमने नाइट्रेट बनाया तो आप सभी जानते हो प्लांट टू प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, तो किस फॉर्म में, क्या मैक्सिममली नाइट्रेट की फॉर्म में। तो इस नाइट्रेट को करेंगे बच्चे अपटेक। और जब नाइट्रेट को अपटेक कर रहे हैं तो कौन करे, क्या प्लांट करे। तो प्लांट की बॉडी के अंदर क्या चला गया है, नाइट्रोजन। तो मैं बोलूंगा प्लांट बायोमास है, उस प्लांट बायोमास के अंदर क्या पहुंच गया है, नाइट्रोजन। अब बच्चों क्या प्लांट्स है, उन प्लांट्स को हम खाते हैं, हम खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं, अपन ही नहीं एनिमल्स भी हो रहे। अगर बच्चों एनिमल्स हो, एनिमल्स प्लांट को एज ए फूड यूज में लेते हैं, तो प्लांट में जो नाइट्रोजन है वो प्लांट का नाइट्रोजन किस में चला जाएगा, क्या एनिमल बायोमास में। अरे कहाँ चला गया है, एनिमल बायोमास में। तो एनिमल बायोमास है, उस एनिमल बायोमास के अंदर भी नाइट्रोजन पहुंच गया है। वो एनिमल बायोमास में कहां से है, क्या प्लांट बायोमास से। अब आप सभी जानते हो प्लांट और एनिमल है, ऐसा तो है नहीं कि ये जिंदा ही रहेंगे, क्या उनकी डेथ भी होगी। अगर डेथ होगी तो प्लांट और एनिमल का जो डिकेइंग मैटर होगा उसको बोला जाएगा बच्चे डिकेइंग बायोमास। क्या बोला जाएगा, डिकेइंग बायोमास। इस डिकेइंग बायोमास के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या बच्चों प्रोटीन प्रेजेंट है। डिकेइंग बायोमास है तो क्या उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट, और प्रोटीन के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन। अब सोइल के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते, इस डिकेइंग बायोमास के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। अगर बच्चों डिकेइंग बायोमास में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन।
और अमोनिफिकेशन होगा तो अमोनिफिकेशन होते ही क्या बच्चे, ये जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अमोनिया में। और क्या ये अमोनिया वापस सोइल में चला गया। फिर से क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन, फिर से क्या बनेंगे, नाइट्रेट, फिर से प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे और क्या साइकिल की फॉर्म में चलता रहेगा। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, नाइट्रोजन साइकिल। क्या बोला गया है, नाइट्रोजन साइकिल। क्या समझ में आया आपको? अरे बोलो। आप तो मुझे बताइए, नाइट्रोजन पूल है, वो नाइट्रोजन पूल कौन कौन से होंगे? एक तो सॉइल होगा, और क्या होगा, क्या एक बच्चों एटमॉस्फेयर रहेगा, और इसके साथ में क्या बायोमास, किस किस के बायोमास, प्लांट बायोमास और क्या एनिमल बायोमास। क्लियर है? तो बच्चे 3 मेन नाइट्रोजन पूल होते हैं। और 3 मेन जो नाइट्रोजन पूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, याद रखना है। एक तो एटमॉस्फेयर, दूसरा कौन सा होगा, सॉइल, और थर्ड क्या होगा, बायोमास। क्लियर है? अब देखो, हमें एक एक करके सारी जितनी भी प्रोसेस है उनको डिटेल में पढ़ना है। ये तो आपको शॉर्ट में बताया, अब डिटेल में पढ़ना है तो कैसे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 2 टाइप का है। एक तो है बच्चे बायोलॉजिकल और दूसरा क्या है, एबायोलॉजिकल। सबसे पहले एबायोलॉजिकल पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल। ठीक है? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम के बेसिस से देखा जाए तो वैल्यूएबल भी है, यानी क्वेश्चंस आते हैं यहां से। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा आगे, टेंशन मत लो, बताऊंगा। क्या? चलो, आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, मिनरल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अभी ये कंप्लीट हो जाता है ये नाइट्रोजन साइकिल लगभग, लेकिन कुछ अदर फैक्टर काम कर गए, इसलिए किस्मत वाले हो, अच्छी किस्मत लिखवा के लाया। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी को नोट्स मिल गए थे ना? ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी को नोट्स मिल गए थे ना? रेस्पिरेशन, एंजाइम, ट्रांसपोर्ट, तीनों के भेज दिए थे मैंने। ठीक है, थैंक यू।